हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 11th के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें 1, 3 और 5 अंक के प्रश्न होंगे जो पहले भी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने है प्रश्न कि सिंपलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह सिंपलीपाल है उड़ीसा राज्य में। नंबर 2, नंदा देवी जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय खाइयाँ अथवा गर्त, खाइयों को ही गर्त कहा जाता है। तो महासागरीय खाइयाँ अथवा गर्त किसे कहते हैं। तो महासागरीय नितल यानी पैंदे में स्थित त्रिडाल वाले लंबे, पतले और गहरे अवनमन को खाई या गर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे गहरे गर्त का नाम व गहराई बताइए। तो विश्व में जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त। यह प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई है लगभग 11 किलोमीटर से अधिक इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एस, अंग्रेजी के एस आकृति वाले महासागर का नाम बताइए। तो अटलांटिक महासागर है वो अंग्रेजी के एस आकृति से बना हुआ है, इस तरह की आकृति है। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जिनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% भाग में पर वन है। तो वे राज्य हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। यहाँ पर 10% जो इनका कुल क्षेत्र है उनके 10% से भी कम भाग पर यहाँ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जिनमें गैंडा प्रमुख संरक्षित वन्य जीव है। जहाँ गैंडा, तो यह है काजीरंगा और मानस। काजीरंगा असम में। भारत की वन नीति कब बनाई गई थी ये बताना है। भारत की वन नीति 1952 ईस्वी में बनाई, लेकिन इसे संशोधित कब किया गया था 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। सर्वाधिक लवणता, तो सबसे ज़्यादा खारा पानी या लवणता वाला जो सागर है वह मृत सागर है। इसकी लवणता 238% इसे इस तरह से मापा जाता है या 238 ग्राम प्रति किलोग्राम है। विभिन्न सागरों में गहरे गर्तों की संख्या बताइए। तो सबसे जो ज़्यादा गहरे सागर हैं, गर्त हैं, खड्डे हैं, वो कौन से महासागर में कितने हैं ये आपको बताना है। तो प्रशांत महासागर में 32 गर्त हैं, अटलांटिक में 19 गर्त हैं और हिंद महासागर में 6 गहरे बड़े गर्त हैं। समुद्री जल में घुले हुए नमक में कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं ऋतु के अनुसार। तो यह है हिंद महासागर। इसका उत्तर होगा हिंद महासागर। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लें, इनमें से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री तरंगे क्या हैं या किसे कहते हैं। तो समुद्री तरंगे वास्तव में जल की वह स्थिति है जो ऊर्जा के कारण ऊंचा या नीचा होता है, अप एंड डाउन, परंतु अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर नहीं बहता। इसे क्या कहते हैं, समुद्री तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक
गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। मतलब आपस में जब ये तय सीधे में आते हैं तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। तो आपको याद रखना है कि यह कनाडा देश में है और नवा स्कोशिया जगह है और फंडी की खाड़ी में आता है। तो ये क्वेश्चन है, ये सभी एक एक अंक के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स के हैं, इसमें से 2 के भी पूछे जा सकते हैं, 3 के भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष, मतलब सीधे या उसके अलावा बिना सहायता के, मतलब मनुष्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं की प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार डाल लेते हैं। ये अपने आप ही होते हैं, इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु की कौन सी परिस्थितियां सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल हैं? तो जलवायु उष्ण और आर्द्र जलवायु में सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल है, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से, और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नीलगिरी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई? तो नीलगिरी जीवमंडल निश्चय तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी स्थापना अगस्त 1986 में हुई थी। भारत ने पहले जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र के रूप में ही की, जिसे नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। नोकरेक जीवमंडल निश्चय किस स्थान या किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक जीवमंडल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है ये? मेघालय में है। यह तूरा पर्वतमाला पर स्थित है, जो गारो पहाड़ियों का एक भाग है। इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है, विस्तृत है। मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग में फैला हुआ है। इसकी स्थापना सन 1989 में 1989 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय धारा से आप क्या समझते हैं, यह क्या अभिप्राय है? तो जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर से जुड़ी होती है तो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। ज्वार का मतलब समझते हैं, जब पानी का समुद्र की एक तरफ बढ़ता है और भाटे के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। खाड़ी के अंदर तथा बाहर की ओर जल के इस प्रभाव को ज्वारीय धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्गेसो सागर से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं? तो उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी उष्णकटिबंधीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सार्गेसो सागर कहा जाता है या कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। इसके तट पर घास को पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों आरंभ किए गए? तो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 ईस्वी में तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट सन 1992 ईस्वी में इनको आरंभ किया गया था।
इन प्रजातियों के संरक्षण और इनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए आरंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों व हाथियों की जनसंख्या के स्तर को बनाया रखना है। जैसे नाम से ही ये है कि टाइगर यानी बाघ और एलिफेंट यानी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन किस प्रकार की जलवायु दशाओं में पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति वे में वो पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, जो अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं की प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार डाल लेते हैं, इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सदापर्णी मतलब सदाहरित या सदापर्णी वन आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, पर्वत, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ एवं अंडमान व निकोबार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागरीय जल की लवणता क्या है? या महासागरीय जल लवणता से आप क्या समझते हैं? तो लवणता सैलिनिटी मतलब समुद्र का जल खारा होता है, ऐसा उसमें उपस्थित लवणता के कारण यानी नमक की मात्रा के कारण होता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 ग्राम या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय मगन तट किसे कहते हैं? या महाद्वीपीय मगन तट से आप क्या समझते हैं? तो महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीपों के वे भाग हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं। क्या है? समुद्र में डूबे हुए हैं। महाद्वीपों के वे भाग जो समुद्र में डूबे हुए हैं महाद्वीपीय मगन तट कहलाते हैं। इनकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा ढलान सामान्य होता है। इसकी ढाल प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। इसकी चौड़ाई इसके ढाल पर निर्भर करती है। परिणाम स्वरूप इनकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर भी इसकी औसत चौड़ाई है वह 80 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय शेल्फ त्रुडाल पर समाप्त होता है मगन तट, जिसे शेल्फ अवकाश के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर सागरीय मैदान डीप सी प्लेन किसे कहते हैं? तो महाद्वीपीय ढाल समाप्त होते ही ढाल मंद पड़ जाता है और गंभीर सागरीय मैदान शुरू हो जाता है, जिसे नितल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? नितल मैदान। यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री अंश से भी कम होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से गिरा हुआ है। ये लगभग सभी महासागरों और बहुत से समुद्रों में उपस्थित हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका व गाद से ढके रहते हैं। तो ये गंभीर सागरीय मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या वनों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन हैं जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार गंगा के मध्य एवं निचली घाटी का विस्तार, गंगा की मध्य एवं निचली घाटी अर्थात भाबर एवं तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में मिलता है। प्रमुख पेड़ इसके जो वृक्ष हैं वो है साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम आदि
वृक्ष पाए जाते हैं। ये पेड़ ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है। ये इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। इमारती लकड़ी का मतलब भवन निर्माण के काम आने वाली लकड़ी, जिससे इनका आर्थिक महत्व अधिक है। ये वन हमारे 25% वन क्षेत्र में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सुरक्षा की दृष्टि से उच्च स्तर प्रदान किया जाता है इनको। राष्ट्रीय उद्यानों के इसकी सीमा में पशुचारण की मनाही है। यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें पशुओं को नहीं चराया जा सकता है। इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति की भूमि का अधिकार नहीं मिलता। यहाँ पर कोई कृषि नहीं होती, किसी व्यक्ति को अपनी भूमि का अधिकार नहीं है। और अभ्यारण्य में कम सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें पशुओं को चराया जा सकता है। इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तर यानी बड़े क्वेश्चनों के 5 अंक वाले प्रश्नों की तरफ। और इसमें पहला प्रश्न है कि महासागरीय जल की लवणता किन कारकों से प्रभावित होती है तथा लवणता की क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में लवणता पाई जाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक अनेक है जो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं। पहला है जल की आपूर्ति। ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता होती है। मतलब ठंडा जल है उसमें लवणता कम और गर्म जल में लवणता अधिक होती है। तथा नदियों के मुहानों पर लवणता कम मिलती है। दूसरा है वाष्पीकरण की मात्रा। ध्रुवों व उच्च अक्षांशों पर कम, जबकि करक एवं मकर वृत्त पर अधिक वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तो लवणता वहाँ पर अधिक होगी और अधिक पाई जाती है। तीसरा कारण है महासागरीय धाराएं। ठंडी धाराओं में लवणता कम तथा गर्म जल धाराओं में लवणता अधिक पाई जाती है। दूसरा है लवणता का क्षैतिज वितरण के बारे में आपको पूछा था। इसका है कि विश्व के विभिन्न सागरों में जल में लवणता का वितरण भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार का है। इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। खुले सागरों की लवणता, करक तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये पीछे भी बताया क्यों होती है, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण की अधिकता होती है, इसलिए यहाँ पर लवणता अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है और ध्रुवों के समीप लवणता की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि बर्फ के समुद्र में मिलने के कारण यहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को भी ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से ही प्राप्त होती है। समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है। कहाँ से? सौर विकिरण से, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। समुद्री जल का तापमान हमेशा एक सा नहीं रहता है, यह समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है वो निम्नलिखित हैं। ये हैं कौन से? अक्षांश। सबसे पहले अक्षांश, दूसरा है प्रचलित पवनें, जो हवाएं चलती है उसके हिसाब से तापमान प्रभावित होता है। महासागरीय धाराएं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं, समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव, लवणता, कम लवण है या ज़्यादा लवण है, और प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल, ये इसको तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट है प्रश्न कि वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली बार वन नीति सन 1952 में लागू की गई थी और इसे सन 1958 नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी, यानी इसमें संशोधन किया गया था।
इस नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो इस तरह से हैं कि देश के 33% मतलब 33% भाग पर वन लगाना जाएंगे या जाने चाहिए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल का संरक्षण करना है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करना। निम्नलिखित भूमि जहाँ पर कृषि नहीं होती है, सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना यानी वनों का विस्तार करना है जहाँ की भूमि पर कृषि नहीं होती। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन से भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो। और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार या सदाहरित जो सदा हरे भरे रहते हैं एवं पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष वितरण के बारे में संक्षेप में बताइए। तो पहले सदाहरित या सदाबहार वन के बारे में, तो ये वनस्पति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले सह्याद्री या पवनामुखी ढालों पर पाई जाती है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। यहाँ पर ये इस तरह की वनस्पति पाई जाती है या सदाहरित वन पाए जाते हैं। इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो है महोगनी, गर्जन, बांस और ताड़। इनकी विशेषता है कि ये सदा हरे भरे रहते हैं, ये बहुत सघन होते हैं, इनकी ऊंचाई 35 से 50 मीटर तक हो सकती है और वृक्षों की लकड़ी काफ़ी कठोर होती है। अब बात करते हैं हम पर्णपाती वन। तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जबकि सदाहरित 200 सेंटीमीटर। ये सह्याद्री के पूर्वी डाल, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठार, हिमालय की तलहटी में बाबर और तराई तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो सागौन, साल, चंदन, हल्द्वन, महुआ, धूप और शीशम वगैरह आदि पाए जाते हैं। ये वन जो इनकी विशेषता है, ये वन ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये कम घने होते हैं, वृक्षों की ऊंचाई अपेक्षाकृत किनसे सदाहरित वनों से कम होती है। इन वनों की लकड़ी कम कठोर होती है और ये वन लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं और इन वनों की लकड़ी बहुत ही उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्या है या किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारण बताइए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो समुद्र का जल स्तर सदा एक साथ नहीं रहता है। पहले बताया कि समुद्र का जल स्तर सदा एक साथ नहीं रहता है, यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं तथा नीचे उतरने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, तो ज्वार भाटा को आवर्ती के तथा ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आवर्ती के आधार पर है मतलब अर्धदैनिक, मतलब दिन में आधे दिन में आता है सेमी ड्यूरेनटाइड दैनिक ज्वार जो प्रतिदिन आता है, और मिश्रित ज्वार मिक्सटाइड जो मिला जुला होता है। अब है ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर इसको बांटा गया है कि उच्च तथा वृत्त मतलब बड़े ज्वार भाटा और निम्न अथवा लघु मतलब थोड़े छोटे ज्वार भाटा, नीप और स्प्रिंग टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का है, ज्वार भाटा का महत्व क्या है। तो ज्वार भाटा का महत्व है कि नदमुख मतलब नदियों के मुखों पर समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ समुद्र के अंदर जाते हैं और भाटे के साथ बाहर आ जाते हैं। ज्वार भाटे
से नगरों की यानी तटीय नगर हैं वहाँ गंदगी व प्रदूषण साफ हो जाते हैं। ज्वार भाटे से बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं हमें समुद्री किनारे पर प्राप्त हो जाती है, जैसे शंख, सीप और घोंगे। जब भाटा आता है तो वहाँ से आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। दूसरा है कि ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिमान रहता है, जिससे शीत प्रदेशों में पानी जम नहीं पाता है। और ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण भी किया जाता है। बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराएं किन्हें कहते हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण बताइए। तो महासागरों में एक से दूसरे भाग की और विशेष दिशा में जल निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धारा उत्पन्न होने के कारण जो है वो कुछ इस तरह से हैं। पहला है पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारण, तो इसमें अंतः सागरीय तथा महासागरीय कारक प्रमुख हैं। यह है तापक्रम की विभिन्नता, समुद्र का खारापन यानी समुद्री लवणता और घनत्व में भिन्नता। दूसरा बाह्य कारक है, इसमें पहला है वायु दाब तथा हवाओं की दिशा, दूसरा है वाष्पीकरण तथा वर्षा। दूसरा कारण है कि धाराओं की दिशा व रूप में परिवर्तन लाने वाले कारक जो हैं वो है कि तट की दिशा तथा आकार, किस तरह का तट है, किस दिशा में है ये। और दूसरा है महासागर तल की आकृति कैसी है। और मौसमी परिवर्तन है, मौसम के अनुसार परिवर्तन और पिछलित स्थायी हवाएं और पवनें, ये इनकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। तो इस तरह से आज जो प्रश्न उत्तर आपके सामने लाए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आप अच्छे से याद करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसके सभी प्रश्नों को पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।